पहले तुम लोग के लिए क्वेश्चन कि क्यों करना है तुम लोग को, क्यों करना है, क्यों शौक आया ऐसा कि इक्विटीज में जाना है, स्टॉक मार्केट में जाना है। हाँ मतलब लाइक नॉलेज तो चाहिए, लाइक वेट, लाइक अगर तेरा पैसा बैंक में डबल नहीं होता, लगेगा ना तेरा पैसा है थोड़ा भी तो है, हम्म। लेकिन बैंक में रखने से नहीं हो रहा है ना, लाइक कुछ नहीं होता है उससे, जब तू कहीं पे यूज कर इन्वेस्ट कर सकता है, इसलिए नॉलेज गेन ऊपर से करना भी है। और सैंडे तेरा, सैंडे बोलेगा मेरे को करना ही नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं पर तेरा स्टार्ट होने से पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, उसके बाद तू ठीक स्टार्ट है। कर, क्योंकि तू ये स्टॉक मार्केट में डिटेल में जाएगा इसलिए। नहीं तो नहीं, उससे पहले स्टॉक मैं मार्केट के डिटेल में जाने नहीं वाले, खाली ब्रीफ दे करके तेरे को हाँ क्यों करना चाहिए इक्विटी में इन्वेस्ट और क्यों नहीं करना चाहिए, ये मेन टॉपिक है। तू तो बोल तेरा। हाँ, तो एक क्वेश्चन है मेरा कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, इसमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है? क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है, ये अब मेरे टॉपिक में है क्या, आगे क्या कर सकते, ठीक है आगे डिस्कस करते हैं। यही है क्या या और भी है? हाँ, और एक मेरा जनरल क्वेश्चन है, ये स्टॉक मार्केट या इससे नहीं, ये बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ। अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो देखते। तो मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैं डेबिट कार्ड लेता हूँ कोई बैंक का, एंड मैं सेम ट्रांजैक्शन करता हूँ, लाइक मैंने मंथली लाइट बिल भरे एंड जो भी एटीएम से पैसे निकाले, जो भी है ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड से करता हूँ। एंड सेकेंडली मैं क्रेडिट कार्ड लेता हूँ, सेम ट्रांजैक्शन करता हूँ, मेरे पैसा वहाँ पे भी इतने जा रहे हैं, यहाँ पे भी इतने जा रहे हैं, बट हाँ, मुझे क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड कैसे मिलते हैं, बैंक को उसको कैसे फायदा होता है? क्या टॉपिक निकाला इसके ऊपर, तो मैं पूरा क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो मैं एटलीस्ट 2 घंटा अलग से बोलूँ। ठीक है आज, तो फिर क्रेडिट कार्ड पे बोलेंगे तो लंबा चलेगा, डिपेंड करता है तुम लोग के पास टाइम कितना बोल बोल है, बोल, अपन के पास टाइम बहुत है। हाँ, टाइम तो है अपने पास भी, ऐसे टॉपिक संडे के आज। टाइम है। हाँ ठीक है, तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं, फिर तेरे क्रेडिट कार्ड वाले पे आते हैं, क्योंकि तेरा पहला ठीक क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन इक्विटी और म्यूचुअल फंड वाला तो कवर कर लेंगे अपन इसमें। है, चलेगा। क्रेडिट कार्ड का एक अलग किस्सा है, वो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस मॉडल वगैरह समझाने के उस पे आऊंगा तो बता सकते हैं। तो ठीक है, तो अब तुम लोगों ने न्यूज़ सुना रहेगा कि ज़ेरोधा अभी सबसे ज्यादा कस्टमर्स हो गए उसके पास अभी जून देखा था। जुलाई में। अच्छा हाँ। अच्छा। पहले आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक, एक्सिस, सबका एक ब्रोकरेज अकाउंट था और सबका एक म्यूचुअल फंड भी है। हम्म तो मोस्टली लोगों को उस पर भरोसा होता था और लोग उसका ही अकाउंट बनाते थे, उसके साथ ही डीमैट अकाउंट बनाते थे। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट टॉप पे था, लेकिन जेरोदा आके जेरोदा ने पूरा गेम चेंज कर दिया, और मोस्टली अब भी हुआ है वो। लॉकडाउन अब के भी के बाद। लॉकडाउन अब में, भी, लॉकडाउन। हाँ अब भी लॉकडाउन में बहुत लोगों को जोश आया है कि चलो करते हैं करके, क्योंकि बीच में मार्च एंड के आसपास बहुत लो हो गया था मार्केट। अभी इसको क्रोम किधर गया मेरा, बॉयज देख रहा था मस्त में, लैपटॉप पे देखता है। लैपटॉप पे देखते हैं। तो ये और स्टार्टिंग से देखते हैं, तो अभी मोस्टली ये तो देखेगा मार्च के महीने से, जो फेब के महीने से गिरना चालू हुआ, मार्च के आसपास और अप्रैल के आसपास लो बना। ये टाइम पे बहुत लोग का जॉब वॉब छूट गया था, तो करेक्ट। लोग डायरेक्ट सोचे कि अभी घर पे बैठे बैठे क्या करेंगे करके, और फिर यहाँ हाँ। से पिक करने लगा मार्केट। यहाँ से पिक कर तुम सीधा से सेंसेक्स एंड निफ्टी में ही डाल देता था तो तेरा 40% पैसा हो जाता था। तो अगर 10,000 डालता था, तेरा 14,000 हो जाता तब तक, बिना कुछ मेहनत की, इंडेक्स पकड़ के। मतलब 10,000 का 14,000, मतलब 10,000 प्लस 14,000 की टोटल 14,000 10,000 रहता नहीं नहीं, 40% का तेरा प्रॉफिट होता था, तो वो 4,000 प्रॉफिट तेरा, है। अच्छा 4,000। 10 का 14 हो गया, हाँ 4,000 प्रॉफिट। समझा समझा समझा। तो यही है, तो ये देख के यूजुअली ये सब टाइम पे टिप विप देने वाले ये वो लोग भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और लोग पैसा कमा लेते हैं। बुल रन में एक बंदर भी पैसा कमा लेते हैं, और ये बुलरन में झूठ नहीं है, ये मतलब, सच है। बुलरन मतलब। बुल रन मतलब, अब ये जो इतना टाइम है, हम्म। ये इतना टाइम नीचे गया है मार्केट, ये इतना जो भी टाइम था जनवरी से लेकर मार्च के एंड तक, तो ये
मार्केट नीचे जा रहा था मतलब बेयर रन था ये, हम्म, बेयर रन भालू वाला, और ये ऊपर जा रहा है मतलब बुल रन। अच्छा। तो मतलब मार्केट जब ऊपर जा रहा है तब एक बंदर भी पैसा कमा लेता है, और जब नीचे आता है तब सबको भारी पड़ता है। और स्टॉक मार्केट में घुसते तो सब है बट रह नहीं पाते बहुत लोग, हाँ करेक्ट। क्योंकि सबसे सबको नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए निकल लेते हैं वो लोग बीच में। तो अभी यही मेन मकसद था कि पहले तुम लोगों को ये बता दूं कि स्टॉक्स वॉक्स करना तो सही है, बट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आना, डायरेक्ट इक्विटी में आना और कंपनी का शेयर खरीद के रखना अच्छी बात है, करना चाहिए, बट उससे पहले की चीजें समझ के लेनी चाहिए। तो 3 चीज है जिस वजह से तुम लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये 3 चीज लोग यूजुअली सोचते नहीं है। तो सोचते हैं कि पैसा कमाने का तरीका है सिर्फ स्टॉक मार्केट, ये है वो, ये है करके करेक्ट ऐसा। करेक्ट करेक्ट, सबको वही लगता है। तो सबसे पहली बात, लोगों को नॉलेज और एफर्ट कितना लगेगा ये करने में, ये सोचते नहीं है। यूजुअली फेमस हो जाता बहुत चीजें, ये कि एक बंदे ने इतने साल पहले खरीद के रखा था, उसको फिर भूल गया, उसको कभी देखा नहीं वापस। जैसे विप्रो हो गया, कोलगेट हो गया, आइशर मोटर्स हो गया, उसके बारे में स्टोरीज आता रहता है। तो लोग वैसे सोचते हैं कि एक बार पैसा डाल दूंगा, भूल जाऊंगा, खत्म, मैं करोड़पति अपने आप बन जाऊंगा। लेकिन वैसा होता नहीं है कभी। जिसने भी आइशर मोटर्स में जब वो 30 रुपए का 40 रुपए का था, या विप्रो में जब वो 2 रुपए 5 रुपए का था, टाइम पे पैसा डाला तो वो क्या सोच के डाला? उसको कोई टाइम ट्रेवलर तो आके बोला नहीं होगा कि भाई पैसा डाल दे इसमें, करोड़पति बन जाएगा तू। तो उसके पास नॉलेज था और उसने उतना एफर्ट डाला था वो चीज पढ़ने के लिए, वो इंडस्ट्री को समझने के लिए, वो लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों को समझने के लिए, और ये सब चीजों में एफर्ट डाला। तो ये लोग समझते नहीं कभी भी कि कितना एफर्ट लगता है। सबसे पहली चीज तो मोस्टली बुक्स पढ़ने का रहता है। तेरे को बुक्स का इसके लिए है कि तुझे मेन नॉलेज मिलेगा इस चीज का, कोई भी इंडस्ट्री के बारे में। अगर समझ तो कौन सी कंपनी, अगर बैंक वैंक के बारे में पढ़ रहा है तो HDFC बैंक और बंधन बैंक, ये 2 बैंक के ऊपर 2 अच्छी बुक लिखी है। अमेजोन में तेरे को इन्वेस्ट करना है तो अमेजोन के ऊपर बुक लिखी है, तो तू वो पढ़ेगा तो तेरे को जो बैंक चला रहा है बंदा उसके बारे में मालूम पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। तो उसको तू ये समझ सकता है कि समझ संडे को बिजनेस चालू करने का कुछ, संडे मेरे को बोल रहा है मेरे को स्टार्टिंग में कैपिटल दे थोड़ा, तो स्टॉक मार्केट को ही वही समझते कि जो भी CEO है, जो भी MD है, CFO है, सब तेरे लिए काम कर रहे हैं, तू लोग को पैसा दे रहे हैं और वो तेरे लिए काम कर रहे हैं। ये एक थिंकिंग तेरे दिमाग में आ जाएगा तो तेरा पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये देखेगा ही नहीं कभी के आज 100 रुपए पे चल रहा है, आज 110 पे चल रहा है, आज 90 पे हो गया, 50 पे हो गया करके। ठीक है, तो ये मेन थिंकिंग रहना चाहिए। और उसके बाद का तो बाद में, तो ये सब चीजें करते रहना पड़ता है। एनुअल लेटर एक आता है इन लोग का, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, मेरे पास है कि नहीं, इसका बैकअप आया है कि नहीं, देखता हूँ, एक सेकंड। बहुत लंबा लंबा इसका एनुअल लेटर वगैरह रहते हैं कंपनी के। ये फोल्डर है कंपनी का, तो ये इतने सारी कंपनीज के बारे में मैं पढ़ चुका हूँ। और ये सबके अंदर कौन सा था एक अच्छी कंपनी, PVR निकलता था अभी रिसेंटली, PVR मैंने खरीद के बेच दिया था, बैकअप नहीं हुआ, ये भी बैकअप नहीं हुआ। अच्छा, तो इसके अंदर जाके छोड़ेंगे, मैं ऑनलाइन ही देख देता हूँ। अभी ITC के बारे में पढ़ रहा हूँ थोड़ा बहुत मैं, तो ITC के बारे में बता देता हूँ कि क्या एफर्ट लगता है, कितना कुछ ट्रैक करना पड़ता है करके। कोई भी तेरे को वेबसाइट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो ये कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स रहते हैं यूजुअली, डाल देते हैं। ये भी एक जबरदस्त साइट है, इसके बारे में भी बताता हूँ बाद में। तो इसका ये हर अप्रैल में हर कंपनी एनुअल रिपोर्ट डालती है, तो ये सब पढ़ना रहता है। टोटल पेजेस देखेगा तो इसमें 382 पेजेस है। ठीक है, और ये जो फोल्डर बनाया मैंने, ये हर कंपनी का एटलीस्ट मिनिमम मैंने 5 साल का डॉक्यूमेंट्स पढ़े पैसा डालने के पहले। और इसमें मेन हम लोग क्या ढूंढते हैं कि जो भी कंपनी बोल रही है वो कर रही है कि नहीं, सिर्फ बोल बच्चन है कि जो बोल रही है वो कर रही है कि नहीं। और फिर इन लोगों का क्वार्टरली नंबर्स भी आता है, तो क्वार्टरली नंबर्स देखना होता है, अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है करके। तो वो हो गया। फिर कंटिन्यूस न्यूज मॉनिटर करना रहता है, तेरे को समझ रहा है कि नहीं, वो बिजनेस मॉडल समझ रहा है कि नहीं, वो सबसे बड़ा जरूरत का चीज है। ठीक है,
देखो अगर कोई बिजनेस समझ रहा नहीं है तो कल को कुछ बैन हो गया तो तुझे समझ ही नहीं पाएगा और तेरी कंपनी बंद हो जाएगी। जैसे कि मेरे को फार्मा ज्यादा समझता नहीं है। फार्मा में ये है कि एटलीस्ट 5-6 तरीके रहते हैं। एक इधर से मेन फॉर्मुलेशन रहता है, फिर एक और आगे जाता है और आगे जाता है और आगे जाता है, फिर एंड में दवाई बनती है। तो इस इधर पे 3 चीज लगेगा, इधर 4 चीज लगेगा, इधर 4 चीज, इधर 4 चीज, फिर एंड में एक प्रोडक्ट बनेगा। तो एंड प्रोडक्ट का अगर इन्वेस्टर है तो यहाँ के एक प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ गया, कम हो गया, या एक कोई चीज बैन हो गया तो तेरा एंड प्रोडक्ट पूरा बंद हो जाएगा, तेरा कंपनी बंद पड़ सकता है। ठीक है। या फिर कुछ उल्टा हो गया तो उसका डब उल्टा हो सकता है सीधा, तेरा कंपनी डबल चौबल हो सकती है एकदम। तो वो एक है कि लोग समझते नहीं है नॉलेज और एफर्ट कितना लगता है करके, इसलिए लोग आते फिर निकल जाते हैं। और एक जो तो अभी तू है एक्सप्लेन कर रहा है, तो यही ब्रोकर का काम भी सेम रहता है क्या? ब्रोकर इन द सेंस वही अपना अमाउंट, अगर एक ब्रोकर पकड़ दे अपन, तो वो उसको अपन बोलते हैं कि मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, तो वो खुद अपने को सब बोलते हैं कि वो खुद इन्वेस्ट करता है, ऐसा सीन होता है? ब्रोकर का क्या सीन रहता है मतलब? ब्रोकर 2 टाइप के रहते हैं। एक ज़ेरोधा जैसे डिस्काउंट ब्रोकर रहता है जो तेरे को कुछ हेल्प नहीं करेंगे वो लोग। तेरे को ऐसा आके बोलेंगे नहीं कि ये कंपनी पे हम लोग ने एनालिसिस किया है, ये कंपनी के बारे में पढ़ तू, ये कंपनी में इन्वेस्ट करे। यूजुअली ये जो दूसरे बैंक वाले होते हैं वो फुल टाइम ब्रोकर बोलते हैं उसको, तो वो ये करते हैं। अच्छा। तो वो लोग बहुत सारे टारगेट वारगेट ऐसे ही देते रहते हैं। तो आईटीसी के ऊपर ही देखते हैं, इसी अपन टाइप करेंगे ना आईटीसी टारगेट, तो अपने को यूजुअली मिल जाना चाहिए कोई भी कंपनी का। ब्रोकरेज रिसर्च रिपोर्ट, तो ये ब्रोकरेज रिसर्च रिपोर्ट यूजुअली ये सब देते रहते हैं अलग अलग। ये एक दौलत कैपिटल करके ब्रोकर है, उसने आईटीसी के ऊपर कुछ भी अपना रिसर्च किया रहेगा और उसके हिसाब से उसका प्राइस 213 होना चाहिए। तो ये ऐसा बोल दिया तो ये अपने कस्टमर्स को बोलेगा। फिर सेम ये जियो जितना ये मेरा पापा यूज करते थे पहला, तो इन लोगों ने 225 बोला है। एसएमसी, एक्सिस, एचडीएफसी, मोतीलाल, ये लोग सब पढ़ते रहते कंटिन्यूस और अपने कस्टमर्स को भी बताते हैं, और कस्टमर को बताने के कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद ऐसा ऑनलाइन पोर्टल्स पे डाल देते हैं ये लोग कि हम लोग के हिसाब से ये होना चाहिए। तो ये फुल टाइम ब्रोकर ही बोलेंगे, इसमें देखो ज़ेरोधा, ग्रो, ये सब ने डिस्काउंट ब्रोकर्स है। तो ज़ेरोधा में अगर तेरे को कुछ करना है, खरीदना है, तो तुझे खुद करना है पूरा का पूरा एनालिसिस वगैरह। और ज़ेरोधा में बस तुझे तेरे को ऑनलाइन टाइप करते हैं ना, अपन शॉपिंग करते हैं वैसा, ऐड टू कार्ट और डाल देने का, बस सिंपल। तो वो इसके लिए इसी वजह से वो लोग कम चार्ज करते हैं पैसा ज़ेरोधा वगैरह का। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन या आगे बढ़े? चलेगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब सबसे बड़ा रिस्क तो हर चीज में रहता ही है। तो बैंक में अकाउंट खोला है तो उसमें भी रिस्क है, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं उसमें भी रिस्क है, सोना खरीदा है उसमें भी रिस्क है। आवाज नहीं आ रहा? अभी आया। अच्छा, संदीप किधर गया हमारा संदीप पुजारी? ठीक है, कंटिन्यू कर। तो वही बोल रहा था कि बैंक अकाउंट संदीप है ना? सैंडी है, मीटिंग में तो है, डिस्कनेक्ट हो गया। रुक जा, कंप्लीट कर। मस्त बोलती है ना, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। तू स्टॉप किया था क्या रिकॉर्डिंग? हाँ, अभी रोका था। अभी तेरे बिना किधर आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ, तो वही बोल रहा था कि रिस्क हर चीज में तो रहता ही है। तू बैंक में पैसा रख, तू सोना ले ले, तू कुछ भी कर, बिजनेस खोल ले खुद का, इन्वेस्टिंग करेगा तो भी रिस्क है, इन्वेस्टिंग नहीं करेगा तो और भी बड़ा रिस्क है। तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का सबसे बड़ा रिस्क है कि तेरा कैपिटल एकदम जीरो हो सकता है, पूरा जीरो। तू आज 10 रुपये डाला है तो कभी भी तू सही नहीं करेगा तो जीरो हो सकता है। ये एक दिमाग में रखने का। तू रियल एस्टेट में तेरा कभी वैल्यू जीरो नहीं आएगा। 10 रुपया डालेगा, 10 का 1 रुपये तक भी चले जाएगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा। सोने में भी, गोल्ड में भी वैसी है, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज है तेरे हाथ में। अभी कोई भी चीज जिसको तू टच और फील कर सकता है, मतलब ऐसा
है फिजिकल चीज है जो भी, उसका वैल्यू जीरो नहीं आएगा कभी, 0.0001 कुछ भी रहेगा, बट जीरो एकदम नल नहीं होगा। लेकिन स्टॉक तू ले रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट है, बस पेपर है। वो कंपनी जब तक जिंदा है, वो कंपनी तक काम कर रही है, वो पेपर की वैल्यू है। कंपनी कल उठ के एनसीएलटी में चले गई, ये अच्छे अच्छे कंपनी से, समझ जेट एयरवेज है, रिलायंस, अनिल अंबानी की जो भी कंपनीज हैं, तो शेयर्स वाले जिसके पास भी शेयर है वो उसकी वैल्यू जीरो, उसकी वैल्यू कुछ है नहीं। शेयर प्राइस उसका चलता रहेगा कुछ भी, बट उसकी वैल्यू नहीं होगी कुछ भी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है डायरेक्ट इक्विटी में। फिर क्योंकि इसमें रिटर्न्स भी तेरे को उतना मिलता है, और रिटर्न क्यों ज्यादा मिलता है वो भी बता देता हूँ मैं, कि तू बिजनेस कर रहा है अभी, समझ कुछ भी, अंबानी बिजनेस कर रहा है, अंबानी के पास 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है बैंक से। 1.5 लाख करोड़ का कर्जा अगर उसने लिया हुआ है, समझ 8 या 10% के ब्याज पे लिया है बैंक से, नॉर्मल वही है। बिजनेसेस को उतने में मिलता है, पर्सनल लोन अपने को कितना मिलता है, 12% में मिलता है ना। तो समझ अंबानी ने वो 14% पे लिया है कर्जा। अंबानी अगर वो 14% पे कर्जा लिया है तो उसको 1.5 लाख तो वापस देना ही है, और वो प्रिंसिपल भी वापस देना ही है, प्रिंसिपल सॉरी इंटरेस्ट भी वापस देना ही है उसको। तो उसने जो लिया है वो बेवकूफ तो है नहीं, तो उसको इतना तो आइडिया होगा कि मैं इतना ले रहा हूँ, मुझे इतना अभी 14% देना है, तो मैं एटलीस्ट 20% या 25% कमाऊंगा, तभी जाके मेरा वो मैं रिटर्न कर पाऊंगा। नहीं तो सिर्फ 14% ही अगर मैं कमाऊंगा तो मैं बैंक से लोन लेके मतलब ही क्या था, ऐसे ही बैठा रहता था। बैंक से लोन लो, इंटरेस्ट भी दो, फिर बैठे रह के मतलब ही क्या है। बैंक से लोन लेके कुछ अच्छा कर सकता है तो 20-25% या 40% ग्रो कर सकता है वो पैसे को, तो ही लेके मतलब है। और वो कर रहे हैं, और नहीं कर रहे, बहुत लोग कर रहे हैं उसे। तो ये जो 20-25% है वो अपनी कंपनी को ग्रो कर रहा है, ये तेरा रिटर्न है। ये तेरा 20-25% में तुझे भी रिटर्न मिल जाएगा अगर तू शेयर होल्डर है तो। रिलायंस खाली एग्जांपल के लिए बोला है, रिलायंस 20-25% का रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन खाली एग्जांपल के लिए बोला है मैंने कैसा है। और सिंपल एक रूल ऑफ 72 है कि जितना तू परसेंट कमा रहा है तो कंपाउंड करेगा उसको तू, तो उतने साल में तेरे को पता चलेगा कि तेरा पैसा डबल कितने साल में होएगा करके। तो सिंपल ये कैलकुलेशन करेंगे, अगर 72 पकड़ा अपन ने, रूल ऑफ 72 डिवाइड करने का, कि अगर समझ 14% से कमा रहा है कोई भी, तो तेरा पैसा 5 साल में डबल होगा। ठीक है, 25% से कमा रहा है तो ऑलमोस्ट 3 साल में तेरा डबल होगा। 24, ये एक जादुई नंबर हर बड़ा इन्वेस्टर अचीव करने की कोशिश करता है। 24% मिनिमम रिटर्न होगा तो उसका 3 साल में पैसा डबल होता है। 3 साल में पैसा डबल, 10 साल में 10 गुना। समझा? ऐसे कंपाउंड है, एक के ऊपर एक। क्या बोल रहा? नहीं समझा बोला। तो ये रिस्क तो है, लेकिन ऑब्वियसली उस चीज का उतना रिटर्न मिलता है, इसलिए लोग ये रिस्क लेने को तैयार होते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, म्यूचुअल फंड में तो इसके बाद में बोलता चला जाए। अब तुम लोग को पहले डरा दिया इतना कि इतना मेहनत करना पड़ता, सब पहले स्लाइड में मेहनत है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत है। और दूसरे में है कि मेहनत करके भी तेरा कैपिटल जीरो होने का चांस है। तो अभी आधे लोग का मूड ऑफ हो जाएगा। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या करे? अब सिर्फ बैंक अकाउंट में रख नहीं सकते, क्योंकि बैंक अकाउंट में अगर एक नेशन को ग्रो करना है तो वो इंटरेस्ट धीरे धीरे करके कम होता ही रहेगा। एक जमाने में अपना जो ईपीएफ पीपीएफ है उसमें 12 से 14% इंटरेस्ट मिलता था, और बैंक्स वो टाइम पे 20% पे लोन देती थी सबको। तो लोन इतना ज्यादा परसेंटेज पे तो देगा तो कोई लेगा नहीं, लोन कम हो जाएगा, जो कि अभी यूएसए वगैरह में, यूके वगैरह में है 0% या 1% है, तो लोग बहुत खर्चा करेंगे, लोग बिजनेस डालने का भी सोचे। म्यूट किया। तब यूजुअली लोगों को कैपिटल कम रहता है, तो वही तेरे को भी बिजनेस करना है, तेरे को भी कुछ करना है, तो वही अगर तेरे को फ्री में कोई पैसा दे रहा है कि मैं बोलूंगा जा 1 लाख रुपया ले जा, कुछ भी बिजनेस कर करके, तो वैसे तेरे में जोश ज्यादा आएगा, तो ज्यादा करेगा, ज्यादा खर्च करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा और अपना देश तरक्की करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए ग्रोइंग इकोनॉमी में ये कम ही होता रहेगा, इंटरेस्ट कम ही होता रहेगा कंटिन्यू। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? तो सिंपल है, रियल एस्टेट, जो इंडिया में सब लोग करते हैं।
लेकिन इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है वो, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी वालों ने इस पर कब्जा करके रखा है और वही प्राइस बढ़ाते रहते हैं। हम लोग के सामने ही एक बिल्डिंग बना था, किसी ने खरीदा नहीं बिल्डिंग, एक भी फ्लैट नहीं खरीदा। एक बंदा आया पूरा का पूरा बिल्डिंग खरीद के गया। तो वही है ये, लीगल वाले ऐसा नहीं करते। अब वो किसने खरीदा क्या खरीदा मेरे को पता नहीं है, बट पूरा बिल्डिंग बिका है वो, उतना मेरे को फॉर श्योर पता है। तो यही है, इसलिए अब कोई रियल एस्टेट का प्राइस कम होगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे लोग पड़े हैं यहाँ पे खरीदने के लिए कि अगर एक फ्लैट है जिसकी वैल्यू कुछ अलग है लेकिन प्राइस ज्यादा है उसकी, तो भी लोग खरीद रहे हैं। हाँ बहुत ऐसे खरीद लेते लोग, क्या फर्क पड़ता है। लोग सोचते 20 साल बाद 50 साल बाद तो रेट बढ़ेगा ही, बढ़ेगी। लेकिन हर किसी का नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो दूसरा ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर करना है तो, बट वो अपने लिए बजट के थोड़ा बाहर भारी पड़ जाता है, औकात के बाहर बोल सकते हैं वो भी, अगर बजट के बाहर ही है। बजट औकात जो बेटर वर्ड लगे तुम लोगों को। फिर दूसरा है गोल्ड। गोल्ड में अगर तो देखेगा तो वॉरेन बफेट बहुत गाली देते गोल्ड को, बहुत गाली देता है, बोलता है ये पत्थर में घर में रख के क्या करोगे। वो ये उसके लिए वो पत्थर ही है, क्योंकि उससे कुछ मिल नहीं रहा है। तो रियल एस्टेट भी अगर ले रहा है तो तेरे को एटलीस्ट रेंट तो मिलेगा, देखो कुछ तो प्रोडक्टिव मिल रहा है। वैसे ही है सिंपल के, इसलिए गोल्ड उसको पसंद नहीं है, बट गोल्ड ठीक है करने के लिए कर सकते हैं, बट रियल एस्टेट उसका भी करने को भी कर सकते हैं। उसका भी सेम ही है ना, भाव बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, बढ़ता है, तो डिपेंड है। इंडिया में बढ़ता है, वो तकलीफ है, वो इसलिए इंडिया के लोगों को बहुत पसंद है। तो अगर चार्ट देखेगा ना इसका, यूएस का गोल्ड का प्राइस, किधर गया ये, क्योंकि वहाँ पे लोग लेते नहीं ना, इंडिया में लोग लेते हैं उतना। इंडिया में लेते हैं लोग, इंडिया में इंपोर्ट ही करते हैं, लेकिन हर टाइम गोल्ड का क्या होता है, गोल्ड को एक हेज की तरह यूज करते हैं। लास्ट टाइम एक बार समझाया था, कुणाल भी था उस दिन के, लोग सोने को खाली इसलिए रखते हैं कि उन लोग को ये जो फियाट करेंसी है, डॉलर रुपी बाकी सब पे भरोसा नहीं है, कि उन लोग को कभी लगता भी है कि ये कभी ना कभी फट जाएगा ये, तो लोग गोल्ड जमा करके रखते हैं। तो यूएस का गोल्ड का प्राइस देखेगा ना, 2008 में यहाँ पे था, 2008 का जब क्राइसिस हुआ था यहाँ पे था, 2020 में अब भी सबसे जो हाई अपना जो 50-55,000 पहुंचा था ना, तब वो वापस यहाँ आया था। बीच में पूरा वो इतना नीचे था, इतने में था प्राइस उसका। अपना प्राइस इसके लिए बढ़ता है क्योंकि अपना रुपी वीक होता है। 2008 में गोल्ड का प्राइस ये था, आज भी वही है, लेकिन पहले कितना था ये, शायद $1100 के आसपास था शायद 2008 में, आज भी $1100-1200 के आसपास ही है। लेकिन डॉलर पहले 30 रुपया था अपना इंडियन रुपी, आज 75 हुआ है, तो वो इस वजह से बढ़ता है। गोल्ड की वैल्यू ऐसी नहीं बढ़ रही है इंडिया में, सिर्फ दिख के आ रहा है कि डॉलर की वैल्यू, मतलब गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और अपना ये इंडियन रुपी कमजोर हो रहा है। तो अगर वो उल्टा हो गया कभी, समझ के 50 का 70 का 50 हो गया, तो अपना प्राइस भी कम हो जाएगा, जो कि अब भी हुआ है। अभी 55 तक गया था, अभी 48 तक आ गया। तो ये एक सीन है, गोल्ड कर सकता है तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो यही बेट है कि जो भी ये सिस्टम चला रहे लोग, डॉलर का सिस्टम चल रहा है, रुपी का सिस्टम चल रहा है, इसके खिलाफ तुझे अगर जाना है, तेरे को भरोसा नहीं है, तो गोल्ड तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक बंदा है माइक मलोनी करके, वो उसका जिंदगी का यही मकसद है, वो उसने इतने मतलब घर में दिखाता है वो, कभी कभी इतना सब चांदी वांदी भर के रखा है, उसको भरोसा ही नहीं है ये चीज के ऊपर कि ये डॉलर फटेगा एक दिन, डॉलर फटेगा एक दिन, बोलता रहता है हमेशा। वो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर ही खरीदेगा। वो भी एक है जो कि थोड़ा ठीक लगता है, हाँ सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा, हो सकता है, लेकिन वो कब होगा अपने को नहीं पता। अपन जिंदा रहेंगे, अपने बच्चे जिंदा रहेंगे, अपने दादा परदादा बन के अपन अपने पोते पर पोते भी रहेंगे, कि भरोसा नहीं। तो तब तक के लिए क्या करेंगे, तब तक के लिए मेरे सबसे बेस्ट है म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड, जिसको मेहनत नहीं करना है, जिसको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना है, मतलब बिल्कुल एक मेरे को टेंशन लेना ही नहीं है, मेरे को एक बार भी कुछ बुक पेपर पढ़ना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या करता है, सिंपल, जो तेरा निफ्टी और सेंसेक्स है उसको रेप्लिकेट करता है। सीधा जो भी रिलायंस
का वेटेज सबसे ज्यादा है, टीसीएस, उसके बाद में एचडीएफसी बैंक है। तो सब में पैसा डाल देगा, तेरे को नॉर्मल रिटर्न मिलेगा आराम से। तो 12% एक्सपेक्ट करके चल सकता है। 12% बुरा नहीं है रिटर्न। 12% अपन देखेंगे 72 के हिसाब से। तो सैंडी हमारा कॉलर बोलेगा, नहीं बोला। क्या? मैं सोचा अभी तो कैलकुलेट करके बोलेगा 12% मैं मिलेगा तो कितना आएगा करके, तो तेरा 6 साल में पैसा डबल होएगा। सिंपल, जो कि बुरा नहीं है अगर तू मेहनत नहीं कर रहा है। भी ये 12% देखो बिल्कुल भी मेहनत के बिना मिलेगा। सिंपल चिल एकदम, खाली ले पैसा, तेरा एसआईपी करते रहे। अभी स्टार्ट कर दे, कभी भी स्टार्ट कर दे, एसआईपी करते रहे, खत्म, तू कमा लेगा अच्छा। तो 12% मेन, तेरे को अगर गरीब नहीं रहना तो तेरे को इन्फ्लेशन बीट करना है। इन्फ्लेशन अपना 4 से 6% के बीच में रहता है। मतलब 4% है ±2%। तो 2% से 6% के बीच में अपन इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर रहे हैं 12% से। तो अपन अमीर बन जाएंगे, अपन चिल होके बैठ सकते हैं। दूसरा है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, जो भी पाटिल कर रहा है। कोई तो एक्सिस वाले में डाला है पाटिल ने, टैक्स सेवर फंड है वो एक है। और मेरे को एक पसंद है, वो भी एक है। तो म्यूचुअल फंड में तो 15% एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकता है, लेकिन वो लोग 1% तो ईयरली फी ले लेते हैं। और उस वो तो मेरे को चिढ़ है थोड़ा उस बात से कि 1% फी क्यों लेते करके, लेकिन ठीक है, मेहनत कर रहा तो लेना चाहिए। लेकिन इसको तुझे एक्टिवली ट्रैक करना पड़ेगा कि, क्योंकि तू पैसा लेके एक कंपनी को दे रहा है, वो कंपनी का एक चीफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर है, सीआईओ है जो भी, वो तेरे पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो बंदे पे तुझे भरोसा है तो ही तू इन्वेस्ट कर सकता है वो म्यूचुअल फंड में, कि ये बंदा नॉलेजेबल है, ये बंदा सही से काम करेगा। और ये बंदा रिटायर हो गया तो फिर क्या, कोई नया बंदा आएगा, वो नया बंदा आ रहा है तो फिर क्या, वो कैसे करता है, अपने को थोड़ी मालूम। तो ये चीज है। तो ये एक्टिव म्यूचुअल फंड में थोड़ा मेहनत है, ज्यादा मेहनत नहीं है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग वगैरह, बट इंडेक्स फंड में एकदम चिल। गोल्ड स्विच का कैसे अलग। करता है इंडेक्स फंड और ये म्यूचुअल फंड? इंडेक्स फंड भी म्यूचुअल फंड ही है अगर देखने जाएंगे ना, दिखाता हूँ मैं। ये हम लोग यूज करते हैं निफ्टी 100। इंडेक्स फंड में पहली बात तो इंडेक्स फंड लिखा होगा या निफ्टी या सेंसेक्स लिखा होगा, ठीक है। तो वही है। और इसका सबसे बड़ी बात है, किधर गया ये, डायरेक्ट प्लान ही है ना, हाँ ग्रो डायरेक्ट। तो इसका एक्सपेंस रेशियो देख 0.15 है। और ये मेरा फेवरेट वाला जो है वो बता देता हूँ, इसका कितना है। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना 1.05%, तो ये एक्सपेंस रेशियो ये म्यूचुअल फंड वाला ऐसा हक मारता है, समझ ले, कि तुझे रिटर्न मिले ना मिले, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तूने 10,000 डाला, 10 का 9 हो गया, 9 का 8 हो गया, 10 का 15 हो गया, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो 1% लेगा। तो सोच ले, वो 1% अभी ज्यादा नहीं लगेगा कि 1% चल छोड़ जानने जाता है करके, लेकिन बहुत लंबे साल के लिए अगर तू कर रहा है, 20-25 साल के लिए कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है अमाउंट। और इतना कोई आउट परफॉर्म कर भी नहीं सकता मार्केट को। सबसे पहली बात वो है कि अगर तू 40 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल जब बाद में कभी निकाल के बताता हूँ कि 40 साल के लिए तू इन्वेस्ट कर रहा है, तो 50 में से एटलीस्ट 35 तो नीचे परफॉर्म करते हैं। इंडेक्स जितना परफॉर्म करता है ना, इंडेक्स अगर 12% से ग्रो हो रहा है, तो बाकी के म्यूचुअल फंड 50 में से 35 तो उसको भी बीट नहीं कर पाते 40 इयर्स के टाइमलाइन के लिए अगर तू कर रहा है तो इसके लिए ये ना पसंद नहीं आता मेरे को। और बाकी मैच करते हैं और बहुत कम होंगे, खाली 1 या 2 जो इसको बीट करते कंसिस्टेंटली 40 साल के लिए। 1 साल 2 साल 5 साल भी कर लेंगे, बट 30-40 साल के लिए जो, अगर तेरे को रिटायर होना है अच्छे पैसे लेके, तो 30-40 साल के लिए तू करेगा इन्वेस्टिंग। 2-5 साल करके मतलब नहीं है, ठीक है, समझा फर्क। और तेरे को अगर फिर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है, यही सेम इंडेक्स फंड जैसा तेरे को कुछ मेहनत नहीं करने का, तो नॉर्मल आरडी एफडी कर सकते हैं। सिंपल चीज एकदम। तेरे को थोड़ा सा ज्यादा इन्फ्लेशन से रिटर्न मिलेगा। इन्फ्लेशन 4% का है तो तेरे को 5% 5.5% मिल जाएगा।
और डेट इंस्ट्रूमेंट डेट फंड में डाल सकते हैं, बट वो भी थोड़ा रिस्क है, उसमें भी मेहनत लगता है। डेट म्यूचुअल फंड होता है जो, ठीक है। तो अभी अगले राउंड में जाने से पहले कि इतना जो बोल नेगेटिव बात बोला, अब पॉजिटिव पे आने से पहले कुछ सवाल। संडी है ना, होश में ही है ना? अगर अल्टरनेटिव का देखा जाए तो इसीलिए तो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, लाइक मोस्टली पीपल, लाइक रियल एस्टेट तो लाइक बहुत ही बजट के बाहर हो गया। गोल्ड तो नॉर्मल पब्लिक खरीदती है नॉर्मली, वैसे देखा जाए तो घर घर के में बाहर रहता ही है, इंडियन घर थोड़ा में। बहुत, हाँ वही। और म्यूचुअल फंड हो तो सबको भी तू बोला वैसे भी करते हैं, लेकिन डबल नहीं होता ना, लाइक जितना शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमा सकता है अगर तू अच्छा सा रिसर्च किया वो सब किया तो ही, हाँ हाँ मतलब उतना ऑब्वियसली। कमा सकते हैं। हाँ तो लाइक म्यूचुअल फंड इतना नहीं मिलता है, तो इसलिए शेयर मार्केट ही बेस्ट ऑप्शन देता है ना, अगर देखा जाए तो। मेहनत करो, रिसर्च करो और फिर इन्वेस्ट करो। हाँ, मेहनत का अगर तुझे वही मेहनत कर सकता है, तू करना चाहता है, तेरे को थोड़ा भी इंटरेस्ट है कॉमर्स वाली चीजों में, बैलेंस शीट पढ़ने का, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ने का, और जो डॉक्यूमेंट्स तू पढ़ने का। और जो तू बोला ना अभी, क्या था वो शीट बोला ना, क्या था? हाँ, एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट, तो वो हम्म। फिर उसमें क्या रहता है, लाइक बेसिकली वो लोग ने प्रॉफिट मार्जिन लाइक उसका एनुअली उन्होंने परफॉर्म कैसे किया वो लिखा रहता है क्या? हाँ, मोस्टली वही रहता है। अब बहुत सारी चीजें रहती है उसमें, लेकिन मैं मेन यही चीज देखता हूँ कि 2020 में अगर कोई कंपनी, 2020 तक 2015 में अगर कोई कंपनी बोल रही है कि हम लोग 5 साल बाद में ये कर देंगे, 5 साल बाद में ये कर देंगे, तो मैं अभी 2020 के रिपोर्ट में जाके देखना चाहूंगा वो, कि अगर उसने 2015 में या 2010 में जब भी कुछ भी बोला है तो वो कर रहा है कि नहीं करके। ओके। मेन चीज यही है, क्योंकि कंपनी के बारे में कोई भी कंपनी आएगा, अंबानी आएगा अपने जियो के बारे में कभी उल्टा सुल्टा बोलेगा नहीं, कि गलत तो बोलेगा नहीं कि अरे मेरी कंपनी मस्त है, कुछ भी चल रही है। बहुत है, कोई भी छोटा बिजनेसमैन भी ऐसा होगा, अरे सब मजे में, सब चंगा सी ऐसी बोलेंगे सब लोग। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे ये लग गए भाई, भारी पड़ रहा है, नहीं जम रहा है ऐसा। तो क्योंकि अगर वो ऐसा बोलने गया तो नेगेटिव सेंटिमेंट हो जाएगा और कोई इन्वेस्टर पैसा नहीं देगा उसको, वही है। तो इसलिए बोल बच्चन बहुत लोग देते हैं, बहुत मतलब बहुत बोल बच्चन देते लोग। तो वो अपने बोल बच्चन पे खड़ा उतर पा रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए मेन है। क्या पॉलिटिक्स के जैसे हो रहा। पॉलिटिक्स तो अभी अलग ही टॉपिक है, पॉलिटिक्स अभी छोड़, नहीं नहीं रोहित को नहीं बुलाना नहीं पड़ेगा। नहीं, रोहित को कॉल पे इनवाइट नहीं करना नहीं पड़ेगा, पवन भी आएगा, योगेश भी आएगा फिर। हम फिर हमारा इसको भी बुलाना पड़ेगा। छोड़ो उसको। तो वही है, वही कंपनी बोल बच्चन तो देती है, जो कि गलत नहीं है, अपने कंपनी के बारे में अच्छा बोलना गलत नहीं है, लेकिन वही देखते हैं एनुअल रिपोर्ट्स में, और कि ये लोग प्लान क्या कर रहे थे और प्लान कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि समझा। अपन उन लोग को अपन वही कर रहे हैं ना, कि अभी समझ सैंडी तो मैंने पैसा दिया, 2015 में पैसा दिया उसको, वो बोला कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, 3 साल में 5 साल में कर दूंगा, ऐसा बोला उसने। बट आज अगर कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है तो उसको ये तो देखना पड़ेगा ना कि वो पहले क्या बोला उसने, वो किया है कि नहीं। तो आज वो कुछ और बोलेगा कि आज तो मेरे को पैसा दे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन भाई तूने पहली पुरानी चीजें जो तू 5 साल पहले बोला था वो ही नहीं किया, तो मैं तेरे पे कैसे भरोसा करूँ कि तू आगे भी करेगा। सिंपल, क्योंकि अपन पैसा आज डाल रहे हैं, कंपनीज है 40-50 साल से है। तो वही वो एनुअल रिपोर्ट में से ढूंढना रहता है कि ये लोग जो पहले बोल रहे हैं कि हम लोग एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, वो प्रोडक्ट को 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर देंगे, इतना प्रॉफिट कर देंगे, डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, कुछ भी बोल रहा है, चाहे कम ही बोल रहा है, 100 करोड़ कर देंगे या 10,000 करोड़ कर देंगे, जो भी बोल रहा है, बट वो कर पा रहा है कि नहीं, या उसके आस पास भी आ रहा है कि नहीं, वो देखना है मेरी एनुअल रिपोर्ट में। बाकी नंबर्स वगैरह तो इन लोग कैसे काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो सब यूजुअली ऐसा, ये स्क्रीनर .in है, इसमें ये है और भी 4-5 वेबसाइट है, तो इसमें तुझे पता चल जाएगा कि सेल्स कैसे जा रहा है, प्रॉफिट कैसे कमा रहा है, ये सब तेरे को समझ में आ जाएगा, सिंपल एकदम। बाकी सब ये डिटेल में बाद में अगले वीक के सेशन में बात करते हैं। ठीक है, और कुछ सवाल? एंडी समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे? हाँ समझा समझा।
साथ में कुछ करना। ठीक है, तो अब वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट इक्विटीज हो गया कि सिर्फ रिटर्न्स देख के मत आओ, मेहनत लगेगा और रिस्क भी बहुत है। पंकज त्रिपाठी की आवाज में रिस्क। रिस्क। अब क्यों करना चाहिए? अभी